ठीक है। आज का टॉपिक है बेटा एटम्स एंड न्यूक्लियाई। और एटम्स एंड न्यूक्लियाई में हम लोग बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में कि कैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में हमें पता चला, क्या वो एक्सपेरिमेंट्स थे, क्या वो उन एक्सपेरिमेंट्स की रीडिंग्स थी या कंक्लूजन्स थे, जिसके बाद आज की डेट में हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में जो भी कुछ जानते हैं वो सब कुछ किस तरह से इनिशिएट हुआ। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद the structure of atom, and it was basically the first attempt of defining what exactly the atom was, done in 1897 by J.J. Thomson. एक्चुअल में J.J. थॉमसन ने 1897 में एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करा, एंड दैट एक्सपेरिमेंट वाज ऑल अबाउट इलेक्ट्रिक discharges through gases. This was the experiment on electric discharges through gases. और इस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट के थ्रू ही कंक्लूडेड दैट कि एटम हमारे पास ऑन द होल, कंक्लूजन क्या था इसका कंक्लूजन था बेटा, एटम ऑन द होल is a neutral entity, but it contains some negative charge, और वो जो नेगेटिव चार्ज था उसी को बाद में इलेक्ट्रॉन कहा गया। अब अपने इस पर्टिकुलर हाइपोथेसिस को एक्सप्लेन करने के लिए इन 1898 उसने एक प्लम पुडिंग मॉडल दिया, एंड इन दैट प्लम पुडिंग मॉडल उसने ये कहा कि हमारे पास जो रेजिन्स हैं वो रेंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगी। आप इसको वाटरमेलन मॉडल भी कह सकते हैं, और जैसा कि वाटरमेलन के अंदर आपको जब आप वाटरमेलन का क्रॉस सेक्शन करते हो तो आपको सीड्स वहां पर रेंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड दिखाई देते हैं, बट द रेस्ट पार्ट इज द रेड पार्ट। तो उसने कहा ये जो सीड्स हैं या प्लम पुडिंग में जो रेजिन्स होते हैं, दीज आर कॉल्ड नेगेटिव चार्जेस, और इन्हीं नेगेटिव चार्जेस के अलावा ये जो स्पेस है, जैसे कि वाटरमेलन में रेड स्पेस होता है, दिस इज अ पॉजिटिव चार्ज, and positive charge exactly neutralizes the negative charge. That is why on the whole atom is neutral. अब ये सब बातें उसने कही, और इन सब बातों को जो कि उसने एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू, अपने गैसेस के एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू जो चार्जेस को डिस्चार्ज होने की वहां से जो उसने बात कही थी, तो he was a strong contender, और this particular hypothesis was a strong contender for द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ठीक है, तो उस टाइम पर ये माना भी गया कि हाँ ऐसा कुछ रहा होगा, until रदरफोर्ड comes into the picture, और उसने अपना एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करा। एक्चुअली रदरफोर्ड का जो एक्सपेरिमेंट था, इट वाज कंडक्टेड बाय गीगर एंड मार्सडन। तो रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, रदरफोर्ड्स अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट was actually conducted by Geiger and Marsden. They made some serious attempts in validating the fact that एटम न्यूट्रलाइज, एटम के अंदर जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, और ऑन द होल एटम क्या होता है, एक न्यूट्रल एंटिटी होता है। ऐसा करने के लिए रदरफोर्ड ने और गीगर मार्सडन ने जो अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट अपना कंडक्ट करा इन द ईयर 1911। ठीक है, तो 1911 में जो गीगर मार्सडन एक्सपेरिमेंट था उसके थ्रू उन्होंने अल्फा पार्टिकल्स को एक गोल्ड फॉइल के ऊपर बॉम्बार्ड कराया। ठीक है, और जो गोल्ड फॉइल था उसके ऊपर बॉम्बार्ड कराने के लिए जो अल्फा पार्टिकल्स उन्होंने यूज करे,
those alpha particles have a kinetic energy of 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट और वो अल्फा पार्टिकल्स रिलीज कराए गए एक बिस्मथ एटम के थ्रू, यानी बिस्मथ के रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के थ्रू, जो कि 214 उसका मास नंबर होता है और 83 इसका एटॉमिक नंबर। एक मिनट। तो 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी से अल्फा पार्टिकल्स को बॉम्बार्ड कराया गया और वो अल्फा पार्टिकल्स रिलीज हुए थे बिस्मथ 214-83 से, एंड दोज अल्फा पार्टिकल्स वर बॉम्बार्डेड ऑन अ गोल्ड फॉइल। अब गोल्ड फॉइल पे बॉम्बार्ड करने के बाद जो ऑब्जर्वेशंस आई, वो ऑब्जर्वेशंस आप सभी लोग पहले भी जानते हैं उसके बारे में कि वो ऑब्जर्वेशंस क्या थी। पहली ऑब्जर्वेशन तो ये थी कि देयर आर अ लॉट ऑफ empty spaces inside the atom, क्योंकि बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स स्ट्रेट थ्रू उस गोल्ड फॉइल के पास कर गए। दूसरा इंपॉर्टेंट जो फैक्ट था, जो कंक्लूजन वहां से उसने दिया, जो उसके पोस्टुलेट थे, उसने कहा quite a number of alpha particles were reflected back after hitting a hard substance inside the atom. That hard substance was nothing but nucleus. और जो तीसरी ऑब्जर्वेशन थी वो ये थी कि some alpha particles were deflected from their trajectory or path, were deflected from their paths or deviated from their paths. तो ये पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन आपने पहले भी पढ़ रखी होगी, ठीक है। आज हम बात करेंगे कि इन सभी ऑब्जर्वेशंस को थोड़ा सा और डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे कि एग्जैक्टली तब आपने जो पढ़ा था उसमें और अब में क्या फर्क है, और तब क्या हो रहा था जब गीगर और मार्सडन एक्सपेरिमेंट के बाद ये ऑब्जर्वेशंस दी गई, ठीक है। अब इन ऑब्जर्वेशंस को अगर हम एक एक करके समझने की कोशिश करें तो मैं ये वाले पार्ट को पहले रब ऑफ कर देता हूं, सो दैट के एक फिगर हमें ड्रॉ करनी पड़ेगी उसको समझने के लिए, तो आपके लिए आसान हो जाए उसको समझना। क्या ये ऊपर वाला पार्ट यहां से रब कर दूं बेटा? सर एक सेकंड सर, नोट कर रहा हूँ, फिर करते हैं। मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया समझ, मैं शेयर कर दूंगा। ओके सर। एक्चुअली में क्या हुआ था कि स्कैटरिंग को जब ऑब्जर्व किया गया, ठीक है, एक सबसे पहले हम ग्राफ समझ लेते हैं कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो स्कैटर हुए, नंबर ऑफ पार्टिकल्स स्कैटर्ड और स्कैटरिंग एंगल के बीच में एक ग्राफ प्लॉट किया गया था। ये जो ग्राफ था ये कुछ इस तरह का ग्राफ, ठीक है, और ये शो करता है कि जैसे जैसे स्कैटरिंग एंगल बढ़ रहा है वैसे वैसे नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल्स वो रिड्यूस हो रहे हैं। यानी यहाँ पर जो रिलेशन था नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल्स के साथ वो था n is directly proportional to 1 upon sin to the power 4 theta by 2, ठीक है। n is directly proportional to 1 upon sin to the power 4 theta by 2, और जैसे जैसे स्कैटरिंग एंगल बढ़ रहा था वैसे वैसे नंबर ऑफ पार्टिकल्स या नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल्स वो रिड्यूस हो रहे थे।
यानी अराउंड 180 डिग्रीज के आसपास। जैसे अगर हम ये बोलेंगे बिल्कुल इनिशियली जब एंगल आपका ऑलमोस्ट 0 डिग्री के आसपास था, ये 0 डिग्रीज और यहाँ हम कहते हैं कि 180 डिग्रीज है ये, तो 0 डिग्री के आसपास ये जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स थे दे आर समवेयर इन द रेंज ऑफ 10 raised to the power 5 इन फैक्ट। ठीक है, और जैसे जैसे एंगल बढ़ता चला गया तो ये 180 के आसपास पहुंचते पहुंचते ये जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स बच गए थे हमारे पास they are 10 raised to the power 2। in fact ये 5 की जगह 7 आप ले सकते हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा था स्कैटरिंग एंगल, वैसे वैसे नंबर ऑफ पार्टिकल्स रिड्यूस होते जा रहे थे। अब यहाँ इंटरेस्टिंग बात यह है कि ट्रेजेक्टरी क्या, मान लो कि ये आपका एटम था और ये आपका न्यूक्लियस, तो इनिशियली जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो उसने कहा कि कुछ अल्फा पार्टिकल्स जाएंगे और सेंटर पर न्यूक्लियस पर टकरा के वापस आ जाएंगे। कुछ अल्फा पार्टिकल्स बिल्कुल स्ट्रेट पास कर जाएंगे, कुछ अल्फा पार्टिकल्स डिविएट हो जाएंगे एट सर्टेन एंगल्स, कुछ अल्फा पार्टिकल्स इस तरह से भी डिविएट कर जाएंगे। तो ये डिफरेंट तरह की उसकी ऑब्जर्वेशंस थी, जिन ऑब्जर्वेशंस के बाद ये ग्राफ प्लॉट किया गया और इस ग्राफ से अल्टीमेटली हमें समझ में आया कि अगर स्कैटरिंग एंगल ऑलमोस्ट 0 हो तो इसका मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल्स उस टाइम पर स्कैटर्ड कर रहे थे। ठीक है, लेकिन स्कैटरिंग एंगल जैसे जैसे बढ़ने लगा तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स की जो स्कैटरिंग है वो रिड्यूस होने लगी। एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन जो उसने यहाँ कर ली, there are a lot of empty spaces. Now these alpha particles which are coming from the bismuth source और वो बिल्कुल straight pass कर रहे थे, it means that they are not in the influence of any charge, neither in the influence of this positive Ze nor in the influence of any electrons revolving around the nucleus, और वो straight pass कर जाते हैं। कुछ particles ऐसे थे जो कि टकरा के वापस आ रहे थे, लेकिन ये जो ऑब्जर्वेशन थी This observation was not correct. Actually में बाद में स्टडीज के बाद हमें पता चला कि कोई भी अल्फा पार्टिकल कभी भी न्यूक्लियस के साथ टकराया नहीं था, वो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस से रिपेल बैक हो गया था। अब वो डिस्टेंस किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस से रिपेल बैक क्यों कर जाता है या कैसे करता है समझो। जिस डिस्टेंस से वो रिपेल बैक करेगा उस डिस्टेंस को हम कहते हैं distance of closest approach R0, distance of closest approach। अब यही distance of closest approach हमें कैलकुलेट करनी थी। मान लिया कि ये एक अल्फा पार्टिकल है and this alpha particle was projected towards the nucleus or along the length of the axis। ठीक है, अब ये अल्फा पार्टिकल अगर एक सर्टेन काइनेटिक एनर्जी के साथ मूव करके आ रहा है हाफ mv², तो इस पॉइंट पर पहुंचने के बाद इसका जो चार्ज होगा पॉजिटिव Ze, अल्फा पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज्ड होगा, तो अल्फा पार्टिकल को ये पॉजिटिव Ze क्या करेगा, रिपेल करेगा ना, करना चाहिए अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इसको रिपेल करना चाहिए। जब ये रिपेल करता है तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल हो जाती है एट एनी पॉइंट इन इक्विलिब्रियम पोटेंशियल एनर्जी के। अब देखो हो क्या रहा है, ये एक सर्टेन काइनेटिक एनर्जी के साथ मूव करता आ रहा है, जैसे जैसे पास आएगा इन दोनों के बीच की जो फोर्स ऑफ रिपल्शन है वो काइनेटिक एनर्जी को रिड्यूस करेगी एंड इट गिव्स राइज टू द पोटेंशियल एनर्जी। और एक पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी एग्जैक्टली काइनेटिक एनर्जी के इक्वल हो जाती है। अगर काइनेटिक एनर्जी के इक्वल हो जाए तो आप लिखेंगे हाफ mv² which will be equal to potential energy of the system of two charged particles। अब अल्फा पार्टिकल का चार्ज कितना, अल्फा पार्टिकल होता है He42, तो इसका चार्ज किसके इक्वल होगा बेटा, ट्वाइस द चार्ज ऑफ प्रोटॉन। तो अब आप इसको लिखेंगे कि 2e into Ze upon R0, तो R0 will be equal to 2kZe² upon half mv²। Now this m is of alpha particle and v is also of alpha particle, so this particular relation is called the relation for
डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। ठीक है बेटा, बेटा क्या ये वाली बात क्लियर है? और आई विल एक्सप्लेन Yes. इट अगेन। ठीक है, इस चैप्टर में ये जो रिलेशंस है ना बेटा, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थ्योरी के अलावा रिलेशंस ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक पीडीएफ मैंने ऑलरेडी आज इसकी शेयर कर दी आपके साथ, और आपके साथ जो असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन शेयर करे हैं वो असर्शन रीजनिंग क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर लें, और प्रैक्टिस करने के बाद जो भी कोई आपके डाउट्स हैं वो डाउट्स जरूर और जरूर पूछ लें बेटा। ठीक है, सर हाँ सर ये तो पर सेकंड टर्म में उसमें तो असर्शन रीजनिंग होगा ही नहीं। सर ये आपने सिर्फ प्रैक्टिस के लिए भेजा है। मैंने नहीं बेटा, मैंने इसके रीजनिंग मैंने इसके असर्शन रीजनिंग नहीं, आपको फर्स्ट 6 चैप्टर्स के असर्शन रीजनिंग भेजे हैं मैंने फर्स्ट टर्म में। ओके सर, ओके। ये जो मैंने आपको आज भेजा है इस चैप्टर की तो सिर्फ पीडीएफ भेजी है, इसके असर्शन रीजनिंग नहीं है। असर्शन रीजनिंग आपको मैंने दिए हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के, करंट इलेक्ट्रिसिटी के, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म के, ईएमआई और एसी के। ओके सर। हाँ, तो उसके असर्शन रीजनिंग की आप प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, और फिर मेरे से पूछ भी लेना। ठीक है, ओके सर। हाँ, जो भी कोई आपके डाउट्स हो। इसकी तो सिर्फ मैंने नोट्स की पीडीएफ शेयर करी है बेटा। हाँ सर, पीपीटी की करी थी। हाँ, पीपीटी इसके शेयर। नेक्स्ट, नाउ द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज इम्पैक्ट पैरामीटर। नाउ व्हाट इज इम्पैक्ट पैरामीटर? अब जब हम इम्पैक्ट पैरामीटर की बात करते हैं तो इम्पैक्ट पैरामीटर की डेफिनेशन और फॉर्मूला ही इंपॉर्टेंट है, बस आपके कोर्स में है ही उतना। इनफैक्ट मेरे ख्याल से अब की बार चेक करना पड़ेगा whether impact parameter is in CBSE course or not, बट फिर भी मैं आपको करा ही रहा हूँ। ठीक है, तो लिखें इम्पैक्ट पैरामीटर की डेफिनेशन। व्हाट इज इम्पैक्ट पैरामीटर? लिखो, it is the perpendicular distance between velocity vector of alpha particle. It is the perpendicular distance between the velocity vector of alpha particle from the center of the nucleus, when alpha particle is far away from the nucleus. When alpha particle is far away from the nucleus. ठीक है, लिख लिया? सर एक बार फिर से रिपीट कर दो, लिखो, लास्ट की लाइन। it is the perpendicular distance between the velocity vector of the alpha particle and the center of the nucleus when alpha particle is far away from the nucleus. ठीक है, यस सर। ठीक है। अब इस स्टेटमेंट को ध्यान से देखना, इसी फिगर को देखेंगे। इस फिगर में यहां बेटा ये जो लाइन है, दिस इज बेसिकली प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस, एंड दिस इज लेट्स से द ट्रेजेक्टरी ऑफ अल्फा पार्टिकल व्हेन द अल्फा पार्टिकल इज फार अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस। फिर से देखो, मैं यहां पर फिर से फिगर बना देता हूं, समझना। ये आपके पास न्यूक्लियस है, तो इसका सेंटर ये डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम लोग। अगर एक अल्फा पार्टिकल पैरेलल टू दिस लाइन मूव करे और परपेंडिकुलर डिस्टेंस दोनों के पास के बीच में हो कुछ b,
तो इस लाइन पर मूव करते करते ये क्या कर जाएगा, किसी एक सर्टेन डायरेक्शन में डिविएट कर जाएगा। अब कितना ये डिविएट करा, ये अगर मुझे निकालना हो तो इस पॉइंट से कर्व पर आप एक टेंजेंट मार्क करो और ये एंगल कैलकुलेट कर लो। सो दिस एंगल विल टेल यू द अमाउंट ऑफ डिविएशन। ठीक है, Yes, sir. तो इंपैक्ट पैरामीटर होता है this perpendicular distance and is represented by b। ठीक है, तो इस b की वैल्यू होती है बेटा, सिर्फ फॉर्मूला याद करना है। इस b का फॉर्मूला होता है आपके पास z e square cot theta by 2 upon 4 pi epsilon naught into half m v square, मास अल्फा का, वेलोसिटी भी अल्फा। ठीक है, कोई डेरिवेशन इसकी आपके कोर्स में नहीं है, नथिंग इज देयर, सिर्फ एक फॉर्मूला याद करना और डेफिनेशन याद करना। ठीक है, ठीक है बेटा। Yes, sir. तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच और इंपैक्ट पैरामीटर, ये दोनों चीजें क्लियर है। Yes, sir. और इस पर्टिकुलर टॉपिक में से ये ग्राफ और ये रिजल्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट है। सर हाँ बेटा, तो ग्राफ से रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चंस आएंगे और मतलब इससे कुछ रिलेटेड आएंगे? ग्राफ से रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं। हो सकता है वहां पर ये पर्टिकुलर रिलेशन देने के बाद आपको ग्राफ बना हुआ दे दिया जाए। ठीक है, ओके। अच्छा, वेरिएशंस कैसे लाते हैं वो। ठीक है, अभी यहाँ हमने बोला n is inversely proportional to sin to the power 4 थीटा by 2। हमें पता है कि थीटा बढ़ता है तो साइन बढ़ता है। ठीक बात है, Yes, sir. अगर थीटा बढ़ेगा तो साइन थीटा की वैल्यू बढ़ेगी ना बेटा। Yes, sir. हाँ, अब यही रिलेशन अगर वो आपसे कहता कि आप रिलेशन बताओ, यानी आप ग्राफ प्लॉट करके बताओ, ये तो n है, ठीक है, ये हो गया आपका साइन 4 थीटा बाय 2। अभी तो हमने सिर्फ थीटा की टर्म्स में निकाला, तो ग्राफ अभी भी इसी तरह का कर्व्ड ग्राफ बनता। लेकिन अगर वो ये कहता कि ग्राफ बेटा आप इसके बीच में बना दो, n और 1 अपॉन साइन टू द पावर 4 थीटा बाय 2 के साथ, अब ग्राफ कैसा बनता। भाई इस केस में तो ग्राफ ऐसा ही बन जाता ना। इस केस में ग्राफ कैसा बनता, So इसका opposite. इसका ऑपोजिट ही बनेगा। इसका अपोजिट बनता। यस सर, इनवर्ट्स कब होता? बेटा मैंने 1 अपॉन, मैंने बोला इसके साथ बनाना है, n डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस पर्टिकुलर वैल्यू। So मतलब upward is मतलब इसका उल्टा पैराबोला बनेगा. इसका उल्टा बनता। ठीक है ना, तो ये वेरिएशंस वो जनरली यूज करेगा ग्राफ के क्वेश्चंस के अंदर। डायरेक्ट तो बहुत ही रेयर चांसेस हैं कि आ जाए, ठीक है, बट सीबीएसई है, कुछ कह नहीं सकते, डायरेक्ट भी आ सकता है। ठीक है, ठीक है बेटा। ओके Yes, सर। sir. तो ये थोड़ा बहुत वेरिएशन सभी ग्राफ्स के अंदर आप खुद से अप्लाई कर लेना। ठीक है, जहां जहां पर ग्राफ वाले क्वेश्चन होंगे इस तरह के वेरिएशंस को मान के चलना कि आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है बेटा, बोर्ड क्लियर कर दूं। बोर्ड क्लियर कर दूं बेटा। Yes, sir. यस सर। ठीक है, नेक्स्ट है
रदरफोर्ड्स पोस्टुलेट, उसके एक्सपेरिमेंट की क्या क्या कुछ सक्सेस थी और क्या क्या उसके एक्सपेरिमेंट के फेलियर्स थे, ठीक है। अब अगर पोस्टुलेट की बात करें तो पोस्टुलेट में उसने कहा कि जो पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, वो सारा का सारा, नियरली सारा का सारा जो पॉजिटिव चार्ज होगा और इंटायर मास ऑफ द एटम है वो कॉन्सेंट्रेट करेगा बहुत स्मॉल वॉल्यूम, और उस पर्टिकुलर पार्ट को आपने क्या बोला, न्यूक्लियस बोला। और न्यूक्लियर रेडियस इज अबाउट 1/10,000 ऑफ द एटॉमिक रेडियस। तो पहला पोस्टुलेट ये था कि जो न्यूक्लियर रेडियस है, यानी रेडियस ऑफ न्यूक्लियाई, वो 1/10,000 टाइम्स द एटॉमिक रेडियस होगा, और सारा का सारा मास एक ही पॉइंट पर, सारा का सारा चार्ज एक ही पॉइंट पर कॉन्स्टिट्यूट करेगा, यानी ऑल पॉजिटिव चार्ज। दूसरा जो पोस्टुलेट था उसका, वो था इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अराउंड द न्यूक्लियस, सो देयर इज अ लॉट ऑफ एम्प्टी स्पेस ऑन द एटम। दूसरा पोस्टुलेट ये था इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अराउंड द न्यूक्लियस। लेकिन यहां उसने एक और बात कही, और वो ये थी कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस के अराउंड एक स्पाइरल पाथ में मूव करते हैं, और स्पाइरल पाथ में मूव करते हुए दे अल्टीमेटली फॉल इनटू द न्यूक्लियस, ठीक है। ठीक है बेटा। Yes, sir. यस सर। लेकिन यही उसके एक ड्रॉबैक्स में से भी एक पोस्टुलेट हो गया उसका, क्योंकि इसकी वजह से एटम की स्टेबिलिटी को डिफाइन करना मुश्किल हो गया। सक्सेस क्या थी उसकी, उसके अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट की सक्सेस क्या थी? पहली सक्सेस तो आप ये कह लो कि उनके उसके अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में उसकी ये जो हाइपोथेसिस थी इनिशियली, जिसको के बाद में गीगर मार्सडन ने एक्सपेरिमेंटली ये ऑब्जर्वेशंस निकाली, तो इससे जे थॉमसन मॉडल ऑफ एटम तो डिस्कार्ड हो गया, ठीक है। क्योंकि जे थॉमसन मॉडल ऑफ एटम में एक बात ये भी थी कि जब हमने उसको कुछ हमने उसके थ्रू अगर स्कैटरिंग की बात करनी चाहिए तो स्कैटरिंग उसके थ्रू प्रूव नहीं हो पा रही थी, जे थॉमसन मॉडल जो था उसके थ्रू। दूसरी बात, जब उसको एक्सपोज किया गया, ठीक है, विद सर्टेन रेडिएशंस, तो उन सर्टेन रेडिएशंस से एक्सपोज होने के बाद जो उसके मॉडल ऑफ एटम की बात थी, वहां से वो जो रेडिएशंस निकल रहे थे या जो इंस्टेबिलिटी एटम के अंदर क्रिएट हो रही थी, तो उसको भी वो वहां पर डिफाइन नहीं कर पा रहा था। तो अल्टीमेटली पहली सक्सेस तो आप ये कहो कि ये मॉडल ऑफ एटम उस टाइम पर एक तरीके से ब्रेक थ्रू माना गया कि हाँ ऐसा कुछ होता है, ठीक है। बट मतलब दिस वाज नियर टू द वन ऑफ द परफेक्ट वंस, बट इसमें प्रॉब्लम ये आ गई कि एक ये पर्टिकुलर पोस्टुलेट ने सब कुछ गड़बड़ कर दिया। उसने कहा कि भाई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा अराउंड द न्यूक्लियस एंड इट विल अल्टीमेटली फॉल इनटू द न्यूक्लियस, और अगर वो इनटू द न्यूक्लियस फॉल कर जाता है तो एटम की स्टेबिलिटी को वो वहां से डिफाइन नहीं कर पा रहा था। लार्ज एंगल स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल्स थ्रू थिन फॉइल्स कुड बी एक्सप्लेन्ड, ये तो किया ही था उसने, क्या यानी लार्ज एंगल्स ऑफ स्कैटरिंग वाज एक्सप्लेन्ड। तो ये बात तो उसकी एक सक्सेस के अंदर काउंट हुई, लेकिन उसके लिमिटेशंस क्या थे? उसके लिमिटेशंस ये थे कि एक तो ये, और दूसरी सबसे बड़ी बात स्टेबिलिटी ऑफ, ये उसकी लिमिटेशन थी, सबसे बड़ी लिमिटेशन कि स्टेबिलिटी ऑफ एटम वाज नॉट explained properly by
showing that electrons take spiral path inside the atom around nucleus. अब ये पर्टिकुलर बात उसके सबसे बड़े ड्रॉबैक्स में से एक थी, जिसकी वजह से उसका मॉडल ऑफ एटम अल्टीमेटली डिस्कार्ड हो गया। अब इस मॉडल ऑफ एटम के डिस्कार्ड होने के बाद क्या, व्हाट नेक्स्ट? इस मॉडल को डिस्कार्ड होने के बाद बोर्स थ्योरी कम्स इनटू प्ले, और बोर ने अपनी जो थ्योरी थी उसके अकॉर्डिंग उसने ये कहा कि किसी भी एक्चुअल में यहाँ पर जैसे वो कह रहा था कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करेंगे अराउंड द न्यूक्लियस, तो देयर विल बी सम एनर्जी रिलीज्ड, और वो जो एनर्जी रिलीज्ड हो रही थी उस एनर्जी रिलीज्ड को वो वहां पर एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था कि एक एक्सेलरेटिंग इलेक्ट्रॉन है, अल्टीमेटली इट इज फॉलिंग इनटू द न्यूक्लियस, और वहां पर देयर आर सर्टेन एनर्जी चेंजेस। तो ये एनर्जी चेंजेस किस फॉर्म में बाहर आ रहे थे, उसके स्पेक्ट्रम्स क्या थे, उसकी वेवलेंथ्स क्या थी, ये सब कुछ वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। लेकिन दिस वाज एक्सप्लेन्ड बाय बोर, और बोर थ्योरी के पोस्टुलेट्स आप वैसे भी जानते हो, आपने केमिस्ट्री में पढ़ भी रखे हैं कि वन ऑफ द पोस्टुलेट उसका जो सबसे इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट था, जो बोर का सेकंड पोस्टुलेट था, उसने एक बात ये कही कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द फंक्शन h अपॉन 2 पाई। अब ये पर्टिकुलर चीज अगर हम लोग देखें तो एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट आपको दिखाई दे रहा है, mvr is equals to nh upon 2 pi for a certain orbit। अब किसी एक ऑर्बिट के लिए अगर एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है तो यहाँ पर तो ऐसे किसी भी एक इलेक्ट्रॉन का कोई एक स्पेसिफिक ऑर्बिट था नहीं, लेकिन उसने यहाँ पर ऑर्बिट्स को स्पेसिफाई कर दिया। वहां से हमें पता चला कि देयर आर k l m n डिफरेंट शेल्स आर देयर, और उन शेल्स के अपने कुछ सबशेल्स हैं, और हर शेल और सबशेल की अपनी एक कैपेसिटी है। एज यू नो दैट शेल k l m और n, k के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, l के अंदर कितने 8, इसमें 18, और इसमें कितने 32, है ना, यही हो सकते हैं ना। यस सर। और k के अंदर कितने सबशेल्स थे, एक s, l में s और p, m में s p d, और n के अंदर s p d f। s की मैक्सिमम कैपेसिटी थी 2 की, तो p की 6, d की 10 और f की 14। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सबशेल्स के अंदर भी उसने डिफाइन कर दिए। तीसरा जो उसका पोस्टुलेट था, जो सबसे इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट था, जिसमें उसने एनर्जी चेंजेस को भी डिफाइन करा, उसने कहा व्हेनेवर इलेक्ट्रॉन मेक्स अ ट्रांजिशन फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू द लोअर एनर्जी लेवल E2 माइनस E1, तो जो एनर्जी रिलीज होगी दैट विल बी गिवन बाय, और दैट कैन बी कंपेयर्ड विद द एनर्जी ऑफ अ फोटोन h nu, यानी E2 माइनस E1 इज इक्वल्स टू h nu। हाँ जी सर, आपने सर एम वाले सबशेल में सर गलत लिखा है, S2 p फिक्स होगा यहाँ पे बेटा, मैंने p के ऊपर p लिख दिया गलती, तो दिस इज 1s2 2p6, हाँ s2 p6 और d10 18 हो गया ना। यस सर। तो लास्ट वाले में तो ठीक है, 32 ही आ रहा है, ठीक है, ये सम तो 32 ही है ना। हाँ सर, वो ठीक है। ठीक है, अच्छा, तो उसने कहा व्हेनेवर इलेक्ट्रॉन मेक्स अ ट्रांजिशन फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल, तो वहां पर जो एनर्जी रिलीज होगी दैट विल बी E2 माइनस E1 इज इक्वल टू h nu, यानी एक फोटोन से जितनी एनर्जी एमिट आउट होती है वही एनर्जी एमिट आउट होगी between the two different states of an electron whenever it makes transition from higher energy state to lower energy state। ठीक है, यस सर। तो अकॉर्डिंग टू दिस, ये जो पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट है, इसके अकॉर्डिंग ये तो रदरफोर्ड ने बोला
लेकिन बोर के अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो रिवॉल्व कर रहे थे अराउंड द न्यूक्लियस लाइक दिस इन स्पेसिफाइड ऑर्बिट्स के अंदर। अच्छा, एक और बात बता दूं कि ये जो ऑर्बिट्स होते हैं आपके, इसके अंदर जो सब शेल्स हैं, सब शेल्स की शेप जनरली क्या कंसिडर करते हैं हम लोग? स्फेरिकल। ठीक है, जो सब शेल्स होते हैं उनकी जो शेप्स कंसिडर की जाती हैं वो स्फेरिकल शेप्स कंसिडर की जाती हैं। और जब आप एनर्जी लेवल की बात करेंगे तो जैसे एस सब शेल की बात करते हो तो 1s2 का एनर्जी लेवल 2s2 के एनर्जी लेवल से कम होगा। साइज की अगर बात करें तो साइज 2s2 का ज्यादा होगा और 3s2 का उससे भी ज्यादा होगा एंड सो ऑन। ठीक है, ठीक है बेटा। यस सर। यस सर। तो यानी ये दोनों पोस्टुलेट्स अगर हम लोग बात करें mvr इक्वल टू nh/2 और जहां पर उसने शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को प्रोजेक्ट करके दिखाया तो इसने इलेक्ट्रॉन के साथ मतलब इसने बेसिकली एटम की स्टेबिलिटी को प्रॉपर्ली डिफाइन कर दिया। तो नील बोर का जो पोस्टुलेट जो नील बोर का जो कॉन्सेप्ट था वो रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम के एक तरीके से उसको करेक्ट करने के काम आया। और लेकिन जो नील बोर ने जितनी भी कोई बातें कही और जो हम एटॉमिक स्ट्रक्चर वहां से पढ़ते हैं, एक बात याद रखना, दैट इज ओनली एंड ओनली वैलिड फॉर हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन अलाइक एटम्स। ठीक है, ठीक है बेटा। यस सर। तो हम यहाँ पर बोर्स थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे थे, तो ये हाइड्रोजन और हाइड्रोजन अलाइक एटम्स के लिए ही वैलिड था। अगला जो टॉपिक है यहाँ पर वो हम बात करेंगे कि ये जो रेडियस है हाइड्रोजन ऑर्बिट का, जो फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस होगा, ऑब्वियसली हाइड्रोजन के अंदर एक ही ऑर्बिट होगा, तो उसका रेडियस कैसे कैलकुलेट करें? तो साइज ऑफ न्यूक्लियस नहीं सॉरी साइज ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट, ठीक है, यानी साइज ऑफ द एटम हम यहाँ से कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो साइज आप कैसे निकालोगे या रेडियस ऑफ न्यूक्लियस कैसे निकालोगे? न्यूक्लियाई का रेडियस निकालने के लिए हमें वेट करना पड़ेगा जब हम न्यूक्लियाई स्टार्ट करेंगे वहां पर, या न्यूक्लियाई की डेंसिटी निकालने के लिए। बट अभी हाल फिलहाल हम लोग निकालेंगे हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस। मान लें कि ये मेरे पास हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है प्लस Ze एंड दिस इज द फर्स्ट ऑर्बिट इन विच एन इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड। तो रेडियाई ऑफ first orbit of हाइड्रोजन एटम। यहां से पहले तक का जितना भी पार्ट था वो कंप्लीटली थ्योरी थी। अब यहां से आगे का जितना भी पार्ट है वो सारा का सारा एनालिटिकल है। और एनालिटिकल भी ऐसा मुश्किल नहीं है, बट नंबर ऑफ टर्म्स आर देयर जो कि हैं वो बहुत ज्यादा हैं। उन नंबर ऑफ टर्म्स के बारे में थोड़ा सा खास ध्यान रखेंगे क्योंकि ये चैप्टर आपका सब्जेक्टिव एग्जाम के अंदर आएगा, तो वहां लिखने में इसकी प्रैक्टिस आपको बहुत करनी पड़ेगी। ठीक है, अब सभी चीजें एक दूसरे के अंदर से निकल जाती हैं। कैसे? देखो ध्यान से, अगर मुझे ये रेडियाई फाइंड आउट करना है, ठीक है, तो एक बात ध्यान रखें, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, तो इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर यानी नेगेटिव चार्ज के ऊपर एक फोर्स तो लगेगी जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी, इसको अंदर की तरफ खींचेगी। दूसरी फोर्स होगी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो कि इसको बाहर की तरफ एक्ट करेगी। तो यानी अगर मैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को कंपेयर कर दूं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के साथ, तो kZe²/r², यानी mv²/r विल बी इक्वल टू kZe²/r²। ठीक है, लिख सकते हैं। यस। अब इसको कैसे लिखा था हमने? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो हमने यहाँ निकाली दैट विल बी k, Ze आपका फर्स्ट चार्ज हो गया, E आपका इलेक्ट्रॉनिक चार्ज हो गया यानी Q1 Q2, बीच में डिस्टेंस था सेंटर टू सेंटर r², और mv²/r वही डिस्टेंस है r वहां पर।
अब इस r से एक r कैंसिल आउट हो गया आपके पास, तो फॉर्मूला बचा r इज इक्वल्स टू kz e स्क्वायर अपॉन mv स्क्वायर r। ठीक है, ठीक है बेटा, लिख सकते हैं ऐसा। सर आर नहीं आएगा नीचे। r पे आएगा, r तो यहाँ आएगा, तो kz e स्क्वायर बाय mv स्क्वायर। ठीक है, लिख सकते हैं ना। Yes. Now according to Bohr's theory, mvr is equals to nh upon 2 pi। यहां से अगर मैं वेलोसिटी की वैल्यू निकाल लूं तो nh upon 2 pi mr, ये मुझे एक रिलेशन मिल गया। इसको उठा के अगर मैं यहां डाल दूं बेटा, तो आपको r की वैल्यू मिल जाएगी kz e स्क्वायर अपॉन m। v की जगह ये वैल्यू डालेंगे, सो दिस बिकम्स n स्क्वायर x स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर r स्क्वायर। लिख सकते हैं। अब यहाँ इस m से एक m कैंसिल आउट हो जाएगा और इस r से ये एक r कैंसिल आउट हो गया, तो रिलेशन बच गया आपके पास n स्क्वायर x स्क्वायर अपॉन k z e स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर m इज इक्वल टू r। ठीक है बेटा, ये एक्सप्रेशन क्लियर है। यस सर। अब इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखो, सभी कुछ कांस्टेंट है। ऑर्बिट फर्स्ट तो n की वैल्यू 1, h प्लैंक्स कांस्टेंट होता है, h की वैल्यू आपके पास होती है 6.6 into 10 to the power minus 34 जूल सेकेंड। k है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट 9 into 10 raised to the power 9। z आपका हाइड्रोजन एटम है तो 1, e की वैल्यू पता है आपको 1.6 into 10 to the power minus 19। 4 constant है, pi square is approximately 10 and m is the mass of electron। 9.1 into 10 raised to the power minus 31। ये वैल्यूज आप सारी की सारी यहाँ पुट कर दो, तो r की एक कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगी 0.53 एंगस्ट्रॉम्स। ठीक है, तो किसी जगह पे आप r की डायरेक्ट वैल्यू फॉर हाइड्रोजन ऑर्बिट, हाइड्रोजन फर्स्ट ऑर्बिट पुट करना चाहें तो यू कैन पुट दिस वैल्यू 0.53 एंगस्ट्रॉम्स। ठीक है बेटा, Yes, sir. so this is how the radii of first orbit of hydrogen atom can be calculated। अब एक और बात, यहीं से अगर वेलोसिटी निकालनी पड़े तो कैसे निकालेंगे? वेलोसिटी ऑफ electron revolving around the nucleus। अब रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या हो सकती है? अच्छा, क्या सोचते हो आप, क्या मैग्नीट्यूड हो सकता होगा उसका? कोई एक आइडिया? बोलो। अप्रोक्सीमेटली क्या वेलोसिटी हो सकती हो? रेंज बता दो चलो। है कोई आइडिया? आया ना तो बोला करो यार। अभिमन्यु, है कोई आइडिया? नहीं? चलो एक काम करो, mvr is equals to nh upon 2 pi। आप यहां से वेलोसिटी की वैल्यू निकालो, तो दिस विल बी nh upon 2 pi mr, बट r की वैल्यू तो आपको पता है, यहां पुट करो, दिस बिकम्स nh upon
2 pi m n square h square upon 4 pi square m k z e square। ठीक है, ध्यान से देखो, पाई से पाई कैंसिल आउट हुआ, m से m कैंसिल आउट हुआ, और 2 1s are 2, 2 2s are 4, so velocity will be nh से nh कैंसिल आउट हो गया, so this will be 2 pi kz e square upon nh। ये होगी आपके पास वेलोसिटी। अब इसी वेलोसिटी को बेटा अगर आप स्पीड ऑफ लाइट से मल्टीप्लाई कर दें और इसी को आप स्पीड ऑफ लाइट से डिवाइड भी कर दें, ठीक है, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट से इसे मल्टीप्लाई करो और स्पीड ऑफ लाइट से इसे डिवाइड कर दो, तो आपके पास रिलेशन बनेगा v is equals to 1 upon 137 times c by n। एक, and this particular value is also called fine structure constant। ये जो वैल्यू आती है आपके पास, this is also called fine structure constant। तो अब आप खुद सोच सकते हो कि फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम में जो स्पीड ऑफ लाइट है, सॉरी, जो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, दैट इज 1/137 टाइम्स द स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, ठीक है बेटा। यस सर। तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें पता चल गया। अब अगर टाइम पीरियड निकालना चाहें तो टाइम पीरियड ऑफ वन कंप्लीट रेवोल्यूशन कैसे निकालें? तो डेट कितनी आ रही है? रुक रुक के आ रही है और चल रही है, बताओ कैसे करोगे? T is equals to 2 pi r upon v। टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू 2 pi r upon v। v की वैल्यू आपने अभी कैलकुलेट की, ये रही, ये कांस्टेंट वैल्यू। इसको यहाँ पुट कर दो या आप r की वैल्यू पुट कर दो, ठीक है, जो भी कोई आप वैल्यू यहाँ पर पुट करना चाहो तो आपको टाइम पीरियड मिल जाएगा। तो जैसे हमें बताया कि mvr इज इक्वल्स टू nh अपॉन 2 pi होता है, ठीक है। आप यहाँ से v की वैल्यू निकालो तो v की वैल्यू हो जाएगी nh अपॉन 2 pi mr। तो टाइम पीरियड विल बी इक्वल टू 2 pi r अपॉन v की जगह nh अपॉन 2 pi mr। so this will be 4 pi square mr upon nh। अब r की वैल्यू आप ये वाली उठा लो, सब कुछ कट कटा के वो भी कांस्टेंट आ जाएगा आपके पास। ठीक है बेटा, ओके सर। तो इस तरह से आप टाइम पीरियड कैलकुलेट कर सकते हो, वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हो, और टाइम पीरियड को अगर आप रिवर्स कर दो, मतलब इनवर्स ले लो उसका, तो फिर आपको उसकी फ्रीक्वेंसी भी पता चल जाती है। लेकिन वो फ्रीक्वेंसी एंगुलर फ्रीक्वेंसी नहीं होगी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए फिर आपको कॉन्सेप्ट अलग से अप्लाई करना पड़ेगा, दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। तो आज जो हमने टॉपिक्स डिस्कस करे, इनमें किसी को कोई डाउट है, कोई कुछ पूछना चाहता है बेटा? सर ये वेलोसिटी का एंड वाला एक बार समझा दो। वेलोसिटी का एंड बेटा, जो वैल्यू निकाली थी। हाँ बता रहा हूँ। हमने यहाँ पर इसको mvr इक्वल टू nh अपॉन 2 pi में से जब v की वैल्यू निकाली तो ये आ रहा था nh अपॉन 2 pi mr। अब r की वैल्यू वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड है, मैंने इसी फॉर्मूला को यहाँ पुट करा तो वेलोसिटी v मेरे पास इन टर्म्स ऑफ ऑल द कांस्टेंट्स आ गई 2 pi kz e स्क्वायर बाय nh। हमने यहाँ क्या किया, जस्ट फॉर कंपैरिजन इसको c से मल्टीप्लाई कर दिया और c से डिवाइड कर दिया, ठीक है।
कि हम वेलोसिटी ऑफ लाइट के साथ या स्पीड ऑफ लाइट के साथ इसको कंपेयर करें। तो ऐसा करने पे we have a certain relation which is v is equals to 1/137 times of c by n। n क्या था? नंबर ऑफ ऑर्बिट। ठीक है, अगर मैं इसको 1 मान लूं तो 1 के लिए दिस इज 1/137 टाइम्स ऑफ c। तो दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी विद व्हिच द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस। और इस पर्टिकुलर वैल्यू को बोला जाता है, क्योंकि एक कांस्टेंट है, इसे हम कहते हैं फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट। नाम इस चैप्टर में कुछ टर्म्स के बड़े इंपॉर्टेंट रहेंगे, जैसे कि इंपैक्ट पैरामीटर था, जैसे कि डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच था, और उसी तरह से अब फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट। तो एग्जाम में अगर पेपर में क्वेश्चन आता है तो हो सकता है कि वो ये वाली टर्मिनोलॉजीज यूज करे, तो आपको ये टर्मिनोलॉजीज के साथ थोड़ा सा फेमिलियर होना पड़ेगा। ठीक है, Yes, sir. तो बाकी फिर हमने टाइम पीरियड कैलकुलेट करने की कोशिश की, t इक्वल टू 2πr/v, और वही पहले हमने v की वैल्यू पुट करी, फिर r की वैल्यू पुट करी, और जो कांस्टेंट्स आएंगे वो आपके पास टाइम पीरियड का फॉर्मूला आपको वहां से मिल जाएगा। ठीक है, Yes. तो r की जगह आप यहाँ ये वाली वैल्यू पुट कर ही सकते हो, 4π²m/nh, और ये हो जाएगा n²h² kz e² 4π²m। तो सब कुछ कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से जो बचेगा वो आपका टाइम पीरियड होगा। NH से एक NH कैंसिल आउट हो गया, π² से π², 4 से 4 और m से m, तो बचा क्या? NH/kz e²। दिस विल बी द टाइम पीरियड। ठीक है बेटा, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. तो इसके मैं आपको स्क्रीनशॉट इसका मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा विद वीडियो। इसको आप दोबारा थोड़ा सा टाइम निकाल के देख लेना, बट स्टिल फॉर नाउ फोकस ऑन योर एग्जाम, और इसको भी देखते चलें, ऐसा नहीं है कि इसको हमें छोड़ना है। तो आज वाली क्लास के बाद अब इसका 2 क्लास के बाद नंबर आएगा, इन बिटवीन हम लोग क्या करेंगे? रिवीजन ही करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक फॉर द रिवीजन इज मैग्नेटिज्म। ठीक है, Yes, sir. ठीक है, और उसके बाद स्टार्ट करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है बेटा, या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, व्हाटएवर यू से फर्स्ट। ओके सर। ठीक है बेटा, असर्शन रीजनिंग वाले क्वेश्चंस ट्राई कर लेना बेटा। ठीक है, ओके सर, ठीक है बेटा, थैंक यू सर। Thank you, Thank you, sir. sir. बेटा।